Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 11 को आज समझने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 11 जो है, एक यात्रा यह भी। इस लेसन के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र जी। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। इनके बहुचर्चित उपन्यास जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई धूप, जलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते जैसे इनकी कहानी संग्रह। हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, एक यात्रा यह भी, इस कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, जो सम्मान है नारी का के प्रति, ये देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। नारी का हमें सम्मान करना चाहिए, ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत इस पाठ में किया गया। आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम लोग आए दिन नारी का शोषण हो रहा है, इस खबरों को पढ़ते रहते हैं। इसी लिए रामदरस मिश्र जी ने इस पाठ को लिखा है कि हम सभी का कर्तव्य है कि जो हमारी जननी है, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उसे समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान प्रदान करना चाहिए। तो आज से हम सभी विद्यार्थी संकल्प करें कि हम सभी स्त्री का सम्मान करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे। और लेसन को मैं अब शुरू करता हूं। मैं बहुत ही यात्रा भीरू हूं। भीरू का अर्थ होता है डरने वाला, यात्रा से डरने वाला। मैं यात्रा पर निकलते समय जो हमेशा मन में ये भय बना होता है, डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाली ऑटो वालों से। अंट संट मनमाने ढंग से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी हमेशा बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसीलिए आश्वस्ति का अर्थ होता है तसल्ली, धीरज बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नव युवक ऑटो वाला साथ लेखक के लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो भी करेंगे तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण था, सम्मोहन था कि मैंने स्वीकृति दे दी। मैं उसके रिक्शे में बैठ गया। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित जो उसने चाहा था, इच्छा रखी थी, उतने पैसे देकर डॉक्टर के घर का जो है कॉलबेल हमने बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे तुम्हें दे दूं।
बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहां तक का किराया तो अतिरिक्त होता है। उसने पूछा, बाबूजी यहां से कहाँ जाएंगे अब? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहां हमें देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया, था तो हमारे मन में समाता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहां जाना होगा मैं ले चलूंगा। वैसे यहां कब तक आप हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। ट्रेन का नाम है शताब्दी। कल हम लोग शताब्दी से लौट जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब मैं आ जाऊं? भाई आज तो हम थके हैं, लेखक ने कहा, आराम करेंगे और कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, लेखक ने पूछा उससे। उस नवयुवक ने उत्तर दिया, मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हुआ। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर हम लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी हमने कमरे में बुला लिया। वह बहुत ही संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के ही हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूं, यहां आना पड़ गया। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आ रहा यानी दुखी हो जाना, इसीलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई मेरे जो बड़े भाई जो हैं वह वकील हैं। मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि शब्दों को उसने आधा छोड़ दिया। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित का अर्थ होता है जो इच्छित न हो, ऐसी कोई घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं हमने, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में उधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी, बेसुध होकर भाग रही थी, दौड़ रही थी। घिघियाती हुई बोलना यानी करुण स्वर में प्रार्थना करना, बोलना, मोहन मुझे बचा लो। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुसट जो अप्रिय हो, अधेड़ जो अधिक उम्र वाला व्यक्ति हो। यह सुनकर मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। पुलिस स्टेशन ले गया और थानेदार से मैंने जो कुछ बातें थी वो मैंने बता दी। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में मैं बंद कर देता, हवालात जेल में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। मैं FIR लिखकर इसके माँ बाप को जेल में तो बंद कर दूंगा, लेकिन फिर ये लड़की कहाँ रहेगी, प्रश्न ये है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने यानी मोहन ने न में सिर हिलाया तो थानेदार साहब बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक यानी जो अचानक आया ऐसे प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? फिर मैंने जैसे ही लेकिन कहा, थानेदार साहब ने तुरंत पूछा कि ये लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह है कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती। बात तय हो चुकी थी। फिर
बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है, संपन्न परिवार से है, लड़की पढ़ी लिखी है, इसीलिए उस लड़की से तो कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में, इसके माँ बाप इसे बेच रहे हैं, इसलिए इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी मेरी है। सबसे अहम खास बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकार भी होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर लेकिन लेखक ने लगा, मोहन ने लगा दिया। तुरंत थानेदार साहब ने पूछा, फिर लेकिन? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं उसके माँ बाप फिर से उसे बेच देंगे। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। मैं साथ अगर इसको ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे मैं नारी निकेतन में रखवा देता हूं। जो बेसहारा नारियां हैं उनको रखने या उनके रहने की जहां व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है उसे नारी निकेतन कहा जाता है। नारी निकेतन में रखवा देता हूं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ एक शिकायत लिखवा कर मैं रख लेता हूं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहां होते? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं रहा। लगता है कि मैं कोई कथा सुन रहा हूं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार एक कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं और इनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती हैं। ये कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते भी हैं कवि सम्मेलनों में, और इनकी जो कविताएं होती हैं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती हैं। हाँ, तब तो ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा, देवदूत। हाँ, तब यह कि मेरी भाई और भाभी मुझसे खफा हो गए, नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से, उनकी जो बड़े भाई की जो साली थी, उस साली से मैंने विवाह नहीं किया। दूसरे जिस लड़की से मैंने किया वह किसी और जाति और संप्रदाय की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना, निबाह यानी गुजारा होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता हो, व्याकुल करता हो। फिर से इस पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था, गुजारा होना कठिन था। पराये शहर में भले, इस पराये शहर में जहां हमें कोई न पहचानता हो, ऐसे शहर में अपनापन न हो, अब कोई अपनापन नहीं है, किंतु यह परायापन जो है उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर, जो हमें न पसंद हो, ऐसा व्यवहार हमारे साथ हमेशा होता रहा हो। ऐसी लिए इस पराये शहर में रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का मैंने दामन यानी साथ थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूं। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख और कविताएं लिख देते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया, अपने जीवन के साथ उसे भी सम्मान पूर्वक लगा लिया, तुमने उसे सम्मान दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो उसे एक बार मुश्किल से निकाला, उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः हमेशा मुझे संकटों से उबारती है, निकालती। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपए का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी,
अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही तुम्हें दे रहा हूं मैं। पारिश्रमिक तुम्हारा मेहनताना है, तुमने जो परिश्रम किया है, तुम्हारी मेहनत की कमाई। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे। मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल या कीमत नहीं। पैसे तो और लोगों से मैं कमा ही लेता हूं। तुरंत ही लेखक ने कहा, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूं? तुम मुझे इतना सम्मान दे रहे हो तो मैं भी तो तुम्हें बेटा मान रहा हूं, और मैं भला बेटे से किसी प्रकार का काम करा लूं और उसका मेहनताना न दूं तो ये शोषण है। तो मैं भला अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूं? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा, मेरे मेहनताना से बहुत ज्यादा है। अगर मैंने ये ले लिया तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपए चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, लेखक ने कहा। उसने 300 रुपए अपने जेब में रख लिए, जैसे वो कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद वह बोला, बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं मैं। हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूं, लेखक ने अपना नाम बताया कि मैं हूं सत्य केतु, और मेरी ये जो पत्नी है श्रीमती जी, ये कामना, इनका नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, देखता रहा। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा लेसन पूरा हुआ। आशा है कि आप लोग लेसन को बड़े अच्छे से समझे होंगे। समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी पर अत्याचार दुराचार अगर होता है तो वो नारी जाति पर होता है। इसीलिए हम सभी लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि मानवीय संवेदना रखते हुए हम लोग उस नारी या स्त्री जाति को सम्मान दें। मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, वो हर हाल में हमारे लिए पूजनीय। इसीलिए हमारी संस्कृति में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पुरुष देवताओं के साथ साथ हम लोग स्त्री जो देवियां हैं उनकी भी हम आराधना करते हैं। इसीलिए सभी नारी जो जाति है वो हमारे लिए पूजनीय। अंत में विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के लिए ये जो होमवर्क है, जो इस पाठ का जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय आप लोग लिख लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल हो या कोई कठिनाई हो, ठीक है, तो पाठशाला में आकर आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये पाठ अब पूर्ण कर रहा हूँ।